नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं क्या हो अफगानिस्तान की पॉलिसी। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को लेकर रूस, चीन और पाकिस्तान ने अपनी नीति साफ कर दी है। तीनों देशों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तालिबान शासन को जायज ठहराया है, लेकिन भारत अभी तक इस पूरे मामले में मौन बना हुआ है। अफगानिस्तान मामले में भारत बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। भारत अफगानिस्तान में नई स्थिति का गहराइयों से विश्लेषण कर रहा है। भारत ये जानता है कि तालिबान के समकक्ष अभी कई तरह की चुनौतियां हैं। तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर कई तरह की बाधाओं को पार करना होगा। आखिर तालिबान शासन को लेकर रूस, चीन और पाकिस्तान का क्या स्टैंड है? तालिबान के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? अफगानिस्तान पर नई नीति को लेकर आखिर भारत क्यों मौन है? इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपको बता दें कि अफगानिस्तान में भारत एक तरह से दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत को एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद पनपने का भय है, तो वहीं दूसरी ओर तालिबान के मसले पर चीन और पाकिस्तान की और से उसे एक नई तरह से कूटनीतिक चुनौतियां भी मिल गई हैं। अब इस धड़े से रूस भी शामिल हो गया है और उस तरह से चुनौतियां दो मोर्चे पर है। खासकर ये चुनौती तब और बड़ी हो जाती है जब भारत ने अफगानिस्तान के विकास योजनाओं पर लंबा निवेश किया हो। ऐसे में भारत अफगानिस्तान की समस्या से पूरी तरीके से मुंह भी नहीं मोड़ सकता। ये चुनौती इसीलिए भी बड़ी है क्योंकि 2001 में तालिबान को खदेड़ने वाला अमेरिका खुद अफगानिस्तान से खिसक चुका है। चीन, रूस और पाकिस्तान समेत कई देश तालिबान को नई अफगान सरकार मानने के लिए तैयार बैठे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझने की चिंता करेंगे कि भारत किस तरीके से चिंता कर रहा है। जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को पनप अगर जाएगा तो किस तरीके से उससे लड़ेगा। इसके साथ ही रूस भी तालिबानी हुकूमत से करीबी यहां पर दिखा रहा है और अमेरिका भी अफगानिस्तान से जा चुका है। हमारे साथ इस चर्चा पर दो मेहमान भी जुड़ चुका है, जिसमें महमूद आलम जी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। अनुपम तिवारी जी, सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि जो हमारा आज का शीर्षक ही है कि अफगान पॉलिसी क्या हो, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और तालिबान को अगर हुकूमत करनी है तो बहुत सारी चुनौतियां उससे पहले अफगानिस्तान के अंदर ही देखनी पड़ेगी। तो अफगानिस्तान की पॉलिसी क्या हो, इस पर आप क्या कहेंगे? अंशुल, अगर आप भारत के दृष्टिकोण से पूछ रही हैं तो भारत की पॉलिसी सिर्फ यही रहनी चाहिए कि अफगान नेशन इज ओनली फॉर अफगान। अफगानिस्तान अफगानियों के लिए ही बना हुआ है और अफगानिस्तान में अफगानी ही रहने चाहिए। अब डिसीजन भारत को ये लेना है कि वो अफगानी जो अफगानिस्तान में शासन करेंगे वो कौन से अफगानी होंगे। वो तालिबान होंगे या फिर वो शांतिप्रिय लोग होंगे या जो अभी वहां पे सरकारें चल रही थी उसके लोग होंगे। भारत की दुविधा सिर्फ यही है कि वो तालिबान को किस तरह से स्वीकार करे। और भारत जब तक अपने पत्ते नहीं खोलता है, जब तक भारत दुनिया को ये नहीं बताता है कि अफगानिस्तान के फ्यूचर के बारे में भारत का रुख क्या है, तब तक ये केवल कयास होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर आप मुझसे पूछें कि भारत को क्या करना चाहिए तो भारत को फिलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे ही ध्यान देना चाहिए। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए भारत को। और मुझे लग रहा है कि भारत इस मामले में सही कर रहा है। वो अफगानिस्तानी घटनाओं को बहुत ही बारीकी से देख रहा है। वो उन सारे प्लेयर्स को देख रहा है जो कि अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, रशिया हो या यूएस हो। सबको देखने के बाद भारत अपनी भूमिका को स्पष्ट करेगा। और मुझे लगता है कि भारत का जो कूटनीतिक महकमा है वो काफी इस मामले में होशियार भी है और चतुर भी है। वो सब चीजों को देख रहा होगा। जिस हिसाब से भारत ने अपने भारतवासियों को वहां से लाने में सफलता प्राप्त की है, तालिबान के चंगुल से उनको छुड़ा लिया है और भारत के C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट उनको लेकर के वापस भारत आ चुके हैं। इसी से पता चलता है कि भारतीय जो कूटनीतिक महकमा है उसने अफगानिस्तान को लेकर जरूर कुछ भूमिका बनाई हुई है और वो उस पे पत्ते धीरे धीरे खोलेगा। और देख लीजिए, जैसा कि आपका प्रोग्राम भी है कि अफगानिस्तान में बेसिकली होने क्या वाला है, तो अफगानिस्तान में क्या होने वाला है ये अभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई कह नहीं सकता। अफगानिस्तान एक तरह से पूरी दुनिया के राष्ट्रों की कूटनीतिक युद्ध भूमि बनने जा रही है। सब अपने अपने दांव चल रहे हैं, सब अपनी अपनी चालें चल रहे हैं और उस अफगानिस्तान के माध्यम से अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की जो बाकी डेमोक्रेसीज है उनका भारत देखेगा, उनका रुख क्या है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो भारत खुद है और इसके अलावा ब्रिटेन ने पहले ही कह दिया है कि वो तालिबान को बिल्कुल मान्यता नहीं देगा। अमेरिका भी अभी ढंग से पत्ते नहीं खोल रहा है, लेकिन अमेरिका जाने के बाद भी अफगानिस्तान की राजनीति में रुकना चाहता है क्योंकि दो बड़ी क्षेत्रीय शक्तियां जो है रूस और चाइना वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई है। तो अमेरिका को यह शोभा नहीं देगा कि वो पूरा मैदान छोड़ करके सैनिक रूप से तो वो जा चुका है लेकिन वो कूटनीतिक रूप से अभी रहने की कोशिश करेगा। भारत देखता रहेगा और भारत देखने के बाद अच्छे कदम उठाएगा जो अफगानिस्तान के लोगों के लिए बेहतरी का काम भारत ने हमेशा किया है।
और आगे भी करता रहेगा। तो हमको कुछ दिन इंतजार करना चाहिए हमसे। बिल्कुल। आपकी बात से सहमत हूं मैं अनुपम तिवारी जी, लेकिन ना अगर देखा जाए कि अफगानिस्तान से जो भारत के संबंध रहे हैं वो काफी मैत्रीपूर्ण रहे हैं, बहुत सारा निवेश भी वहां पर किया हुआ है, भारत ने लगातार अफगानी लोगों की मदद भी की है, लेकिन अब जिस तरीके से तालिबानी वहां पर शासन के लिए आगे आ गए हैं और पूरा कब्जा वहां पर कर लिया है, तो अब भारत के लिए किस तरह की चुनौतियां हैं अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि भारत एक बड़ा निवेश वहां पर कर चुका है। देखिए अंशुल, 2200 करोड़ की रकम बहुत बड़ी होती है, और जी। केवल रकम की बात ना भी करें तो भारत के वहां पर बहुत सारे आर्थिक हित जो है वो वहां पे लगे हुए थे। आप चाबहार बंदरगाह को देखें जो कि ईरान में है, उसका विकास अफगानिस्तान के मार्फत ही हो रहा था। ताजिकिस्तान तक जो जाने वाली गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट था वो भी अफगानिस्तान के भूमि से ही होकर के जाना था। तो भारत की बहुत सारी चीजें फंस गई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भारत मुझे लगता है कि इस बात के लिए तैयार भी था। भारत जानता था कि अगर अफगानिस्तान में तख्ता पलट होता है और तालिबान वापस सत्ता में आता है तो इसके आर्थिक हित खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन भारत ने एक बहुत बड़ा वहां पे निवेश किया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो निवेश है वहां के मानव संसाधन के ऊपर। भारत ने वहां की आर्मी को ट्रेनिंग दी है, भारत ने वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं दी हैं, यहां तक कि वहां के खिलाड़ियों को भारत ने सुविधाएं दी हैं। अफगानिस्तान की जो नेशनल क्रिकेट टीम है उसका जो बेस है वो भारत में है, हमारे लखनऊ में वो बहुत दिन तक इसको होम ग्राउंड बनाकर खेल रहे थे। तो ये छोटे छोटे कदम थे जो कि भारत ने वहां पे निवेश किए हैं, और इसका जो रिजल्ट है भारत को बहुत अच्छा मिलने वाला है। देखिए देश बनता है नागरिकों से, और अफगानिस्तान जो देश है उसके जो मूल नागरिक है, तालिबानों को मैं अफगानिस्तान का नागरिक नहीं मानता हूं। ये तालिबानी ने अफगानिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा रखा है। जो वहां के तालिबानियों के अलावा जो मूल नागरिक है वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, और वो भारत को उसी बड़े भूभाग का हिस्सा मानते हैं जिसका वो हिस्सा है। यानी आप किसी भी अफगान से बात करिए जो तालिबानी टच ना रखता हो, वो हमेशा ये कहेगा कि भारत की ओर जाने वाले हर एक आक्रमण को सबसे पहले सीने पे हमने झेला है। तो अफगानिस्तान उस जमाने से, मध्य युग से भारत के साथ अच्छा रिश्ता रखता रहा है, और वहां के निवासियों को इस बात का बहुत फक्र है कि वो भारत की सुरक्षा की पहली लाइन हमेशा से बनकर खड़े हुए हैं। तो इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा, और भारत ने इसमें अच्छा खासा निवेश किया हुआ है। सिर्फ इसी सरकार ने नहीं, इसके पहले से और 20 साल 25 साल से भारत इसमें निवेश करता रहा है। एक आम नागरिक के मन में भारत के प्रति श्रद्धा है, एक आम अफगानी के मन में भारत के प्रति उदारता है, और वो जानता है कि अगर दुनिया में कोई मदद उनकी कर सकता है, उनकी समस्याओं का निवारण कर सकता है, तो वो भारत ही है। तो अब वो समस्या से जूझ रहे हैं, भारत की तरफ आशा की दृष्टि से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत उनके समस्याओं का निवारण करेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही, आपकी बात से सहमत भी हूँ। महमूद आलम जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। महमूद जी, अगर बात की जाए रूस, चीन और पाकिस्तान की, तो इनकी जो एक तिकड़ी देखने को मिल रही है उसकी काट के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए अंशुल, पहले तो हमको ये समझना होगा आज के दौर में जो है, जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ना तो कोई देश किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। बिल्कुल। आज आप ये देखिए सोवियत यूनियन और तालिबान का देखिए आप, आज वही सोवियत यूनियन या रशिया जो है, आज वो जो है वो उनको जो है मान्यता देने पे तैयार है, और उनका डेलीगेशन तालिबान का वहां पे गया। और उसके साथ साथ देखिए आप जो है पाकिस्तान और चाइना, तो पाकिस्तान और चाइना तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे किसी भी सूरत से इंडिया का जो प्रेजेंस है वो वहाँ पे खत्म हो। और एक तरीके से ये जो तालिबानी हुकूमत है, तो आप ये जो तालिबान है एक तरीके से आप ये देख लिए तो ये पाकिस्तान ने इनकी मदद की है, वरना इनके पास कहाँ से रुपया पैसा, ये सब लड़ने के लिए हथियार, ये सब कहाँ थे। और पाकिस्तान की आपको आर्थिक स्थिति मालूम है, तो इसका मतलब है कि बिहाइंड द सीन चाइना उसकी मदद कर रहा था। अब चाइना के अपने जो है वो हित हैं, एक तो ये है रोहिंग्या मुस्लिम्स का वो जो वहाँ पे जो चल रहा है उनके खिलाफ आंदोलन जो चल रहा है, दूसरे जो वहाँ के खनिज है उसके ऊपर जो है, और दूसरे वो एक ये भी देख रहा है कि अगर इंडिया वहाँ से निकलता है तो जो वहाँ के निर्माण में जो वो है वो उसकी जगह लेना चाहता है, खनिजों पे उसकी नजर है। तो अब इंडिया के लिए इस वक्त देखिए हमारे लिए जो है जरा सा हमें बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है, और जो कि हमारी हुकूमत कर रही है उसने क्लोज नजर रखी हुई है, और हम कोई हेस्ट में जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, क्योंकि देखिए हमने कभी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया। हम जो है ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर हमको ये लगेगा कि वहाँ पे जो है एक इंक्लूसिव सरकार आ रही है, एक जिम्मेदार सरकार आ रही है,
जो कि इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस को, ह्यूमन राइट्स को मानेगी। तो देखिए हमारे हित बहुत ज्यादा है वहाँ पे, जो है ये समझना होगा, हमारे लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है अफगानिस्तान की जो है। इसके अलावा हमारे उससे जो है इकोनॉमिक हित भी हैं। देखिए 4 बार के जरिए अगर सेंट्रल एशिया पहुंचना है तो हम अफगानिस्तान होके ही पहुंचते थे वहाँ पे जो है। तो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं। उसके अलावा हमने जो है देखिए असली मदद एक तरीके से देखें अगर आप 20 सालों में, तो इंडिया ने की है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खड़ा किया है, वहाँ पे जो ह्यूमन राइट, ये जो है आपका मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है सारे का सारा इंडिया ने किया है वहाँ पे। तो इस वजह से ये सारी बातें देखते हुए जो उसकी जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है अफगानिस्तान की, तो हम उसको देखिए एक तरीके से पाकिस्तान और चाइना के लिए छोड़ भी नहीं सकते। तो मुझको ये लगता है कि हमको थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वहाँ पे बहुत तजर्बेकार लोग हैं, वो देख रहे हैं, बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और उसी के बाद जो है हम अभी वेट एंड वॉच करेंगे। उसके बाद ही जो है हमारी हुकूमत जो है, सरकार जो है वो पत्ते अपने खोलेगी। बिल्कुल। यहाँ पर हम अनुपम तिवारी जी आपसे सवाल करते हैं, जैसा कि तालिबान सरकार को लेकर रूस, चीन और पाकिस्तान ने अपनी नीति को साफ कर दिया है, कहीं ना कहीं वो तालिबान को समर्थन भी दे रहे हैं। ऐसे में भारत जो है वो तालिबान को समर्थन नहीं दे पा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि अपनी नीति तो इन तीनों ने साफ कर दी है? देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा था अंशुल कि अफगानिस्तान अखाड़ा बन चुका है दुनिया भर की देशों की कूटनीतिक चालों का। वहां पर सब अपनी अपनी चालें चल रहे हैं और अफगानिस्तान के माध्यम से एक बार फिर से दुनिया पर अपनी बादशाहत को पुख्ता करना चाहते हैं। चाहे अमेरिका का वहां से जाना, रूस को ये समझ में आने लग गया है कि उस खाली जगह को जिसको बहुत दिनों से तलाश रहा था, वो शायद अफगानिस्तान के माध्यम से उसको मिल सकती है। वर्ल्ड पावर में एक बार फिर वो अपनी बादशाहत बना सकता है, जब जैसा कि रूस का 1990 से सपना रहा है, जब से यूएसएसआर टूटा है और रूस की समस्याएं बढ़ी हैं, तब से वो चाहता था एक बार फिर से वो अपने आप को अमेरिका के समकक्ष देखना चाह रहा था, और अफगानिस्तान में उसको ये नजर आ रहा है। अब चीन है, चीन को भी आप ये समझ लीजिए, चीन चूंकि अभी अमेरिका से बनने में चीन को थोड़ा समय लगेगा, तो वो शॉर्टकट ढूंढ रहा है कि कुछ ऐसी चीजें मिल जाए अफगानिस्तान में इन्वॉल्व होकर के वो अपने आप को अमेरिका से बराबर दिखाना चाहता है। पाकिस्तान के अपने हित हैं, सबके अपने अपने हित हैं। रही बात हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान को करना क्या चाहिए? देखिए जैसे दूसरे देशों से ही सीख लेते हैं। रूस ने भारत को साइडलाइन करते हुए अफगानिस्तान ट्रॉइका का गठन किया, जिसमें उसने भारत को बाहर रख दिया, ये कहते हुए कि भारत जो है तालिबान के ऊपर कोई इंफ्लुएंस नहीं रखता है। बिल्कुल हकीकत है और सही बात ये, भारत तालिबान के ऊपर इंफ्लुएंस क्यों रखना चाहेगा? तालिबान ऐसे जाहिलों की जमात है, उसको भारत क्यों प्रभावित करेगा? भारत उनसे क्यों बात करेगा? और भारत इसी वजह से, भारत का रूप ये है कि अगर ये सत्ता में काबिज भी हो जाते हैं तो भारत इनके साथ किसी तरह के राजनीतिक संबंध नहीं रखेगा। भारत के संबंध अफगानियों से जरूर हैं, लेकिन भारत के संबंध तालिबानियों से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तालिबानी सोच भारत की सोच से बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल जुदा है। रूस और चीन इस मामले में अपने आप को तालिबान के समकक्ष पाते हैं, क्योंकि वो कम्युनिस्ट देश हैं, और कम्युनिज्म का जो शासन है वो अगर काफी हद तक ऐसे ही शासन जैसे तालिबान कर रहा है, इसी तरह का शासन कम्युनिज्म में भी होता रहता है। कुछ लोगों के पास सारी गवर्निंग अथॉरिटीज होती हैं और उन्हीं के माध्यम से वो पूरे देश में शासन करते रहते हैं, जैसा कि तालिबान कर रहा है। तो उधर जैसे हमने देखा कि रूस ने अपने पत्ते खोले, रूस ने वहां पर अपने पुराने मित्र भारत को भी उस ट्रॉइका से बाहर रखने में बिल्कुल गुरेज नहीं किया, यानी कि वो हर हाल में अपना प्रभाव विश्व में बढ़ाना चाहता है। रही बात चीन की, चीन का भी हमने देख लिया। अब अमेरिका ने जब देखा कि एक तरह से वो पूरे खेल में पिछड़ता जा रहा है, तो वो अब अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान क्वाड की बात कर रहा है। वो उसमें उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के साथ खुद को भी शामिल कर रहा है कि हम लोग कूटनीतिक रूप से इसका समाधान निकालेंगे। लेकिन अमेरिका ने भी यहाँ पर भारत को बाहर रखा हुआ है उस क्वाड से। तो भारत को ये चाहिए कि भारत अब, जैसा कि आलम साहब ने बोला था, भारत को कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे। तो भारत एक तरह से, जैसे अमेरिका ने क्वाड बनाया है, भारत कुछ देशों के साथ लेकर के, और दुनिया में ऐसे तमाम देश हैं जो भारत की मदद करने को तैयार हैं, जो भारत जैसा सोचते हैं, उनको लेकर के कुछ क्वाड जैसे संगठन बनाए। और इस महीने में इसका बहुत उपयोग कर सकता है भारत। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत चेयरमैन है और उस जगह से भारत चीजों को डिक्टेट कर सकता है। अगर हमने ये अवसर जाने दिया तो फिर दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलने वाला है, कम से कम अगले साल तक ही नहीं मिलने वाला है। तो भारत को कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे, भारत को कुछ एग्रेसिव
नेस दिखानी पड़ेगी, भारत को ये जताना पड़ेगा कि वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है। वेट एंड वॉच करिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हाँ, बैक चैनल पे आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, कुछ ऐसे करते हुए दिखना पड़ेगा जिससे कि अफगान की जनता भी इस मैसेज को समझे कि भारत जो कि हमेशा उसके साथ रहा है, आज भी उसके साथ है। और तालिबान के ऊपर भी इसका फर्क पड़ेगा। अगर तालिबान भारत को भविष्य में परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसको भारत के रुख से ये चीज अंदाजा हो जाएगा कि भारत तालिबानियों के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि रूस ने, पाकिस्तान ने और चीन ने टेक दिए हैं। सबके अपने अपने हित है, लेकिन उस हित की वजह से वो आम नागरिकों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता भारत। बाकी देश भले ही डाल सकते हैं। अमेरिका ने अफगानियों की जान अधर में लटका दी और साथ ही साथ चीन और रशिया भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं करेगा। भारत ये दिखाना चाहता है कि उसके लिए अफगानी हित सर्वोपरि है और भारत ये दिखाना चाहता है कि अफगानी नागरिक भारत के लिए सर्वोपरि हैं और इसके अलावा भारत के पास और कोई चारा भी नहीं है। प्रैक्टिकलिटी ये है। बिल्कुल। तो अनुपम तिवारी जी, ये तो चलिए आपने बता दिया कि किस तरीके से इन तीनों की तकड़ी जो है वो सामने आ रही है, लेकिन अगर हम तालिबान की अगर बात करें, क्योंकि अफगानिस्तान पर उसने कब्जा कर लिया है और तालिबान की हुकूमत किस तरीके से वो करेंगे, अगर इस पे हम छोटी सी बात करें तो अफगानिस्तान में कब्जे के बाद तालिबान के सामने क्या वो चुनौतियां हैं जो सामने आएंगी? अंशुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मुझे लगता है कि 3-4 दिनों से मैं कई सारे चैनलों पर गया हूं, तो मुझे इस क्वेश्चन को अभी तक किसी एंकर ने नहीं पूछा था और ये बहुत बहुत संजीदा सवाल है और इसको जानना चाहिए। देखिए, अफगानिस्तान की हकीकत क्या है? तालिबान ने किनके ऊपर कब्जा किया हुआ है? तालिबान बेसिकली कुछ पठान लोगों का एक समूह है, पश्तूनों का एक ग्रुप है। तो पश्तूनों की जो जनसंख्या है वो अफगानिस्तान में कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वहां बहुसंख्यक नहीं है, लेकिन अपनी ताकत के बल पर और पाकिस्तान के बैकअप के बल पर उन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। तो अब अगर जो वहां की नॉन पश्तून जनता है, जो कि अलग अलग फिक्रों में बटी हुई है, उस जनता तक ये मैसेज पहुंच जाए कि तालिबानियों को हराया जा सकता है या इन पश्तूनों को साइडलाइन किया जा सकता है, जैसे नॉर्दर्न अलायंस बना था 1990 के दशक में, इस तरह के कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएं जिनको दुनिया बैकअप दे, भारत जैसे देश जिनका सपोर्ट करें और खुलकर सपोर्ट करें। नॉन पश्तूनों को भारत को सपोर्ट देना चाहिए और इस पूरी लड़ाई को भारत चाहे तो एक तरह से कि 2 भागों में डिवाइड करके देख सकता है कि बेसिकली तालिबान है क्या, कबीलाई लोग हैं। अब कबीलाई लोग हैं और अफगानिस्तान की जो जनसंख्या है वो शहरों में रह रही है। आपको ताज्जुब होगा, मैं जब पढ़ रहा था स्टैट्स तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अफगानिस्तान की जो आबादी है उसका 75% लोग तो शहरों में रहते हैं, यानी कि जो 25% लोग हैं, जो कबीलाई लोग हैं, उन कबीलाई लोगों को बांधा जा सकता है, फंसाया जा सकता है। और जिस जिहाद को लेकर के ये तालिबानी चले हैं, जिसको जिहाद का नारा देते हैं, उसको साबित करना चाहिए कि ये फसाद हो रहा है। यानी कि हम ताकतवर बनाएं, हम मॉरल सपोर्ट दें, हम चीजें इस तरह से करें कि जो नॉन पश्तून, नॉन कबीलाई लोग हैं उन तक हमारी बात पहुंचे, भारत की बात पहुंचे और लाइक माइंडेड देशों की बात पहुंचे, तो मुझे लगता है हल निकलेगा और इस तरह से समाधान किया जा सकता है उस पूरी समस्या का। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही अनुपम तिवारी जी, और जिस तरीके से आपने इस पूरे मैटर को समझाया है बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कहा। महमूद आलम जी की तरफ रुख करेंगे। आलम जी, अफगानिस्तान पर नई नीति को लेकर भारत आखिर मौन क्यों है? क्योंकि भारत जिस तरीके से देखा जा रहा है वो समर्थन भी नहीं कर रहा है अफगानिस्तान पर नई नीति जो थोपी जा रही है, क्योंकि थोपना ही कहेंगे उसको, बंदूक की नोक पर जिस तरीके से कब्जा यहाँ पर किया गया है, तो आखिर इस पर भारत मौन क्यों है? क्या समझा जाए इसे? नहीं, देखिए, हम मौन तो हम स्ट्रेटेजिकली मौन हैं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हमने तो तालिबान को कभी रिकॉग्नाइज किया नहीं था, और दूसरे ये है कि जो हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, जब हम अभी देखेंगे अगर वहां पे हमें ये लगेगा कि ये तालिबानी जो आए हैं अब किसी ये बात कह रहे हैं कि हम सब किसी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम जो है अमन और शांति से जो है हुकूमत करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि वो किस टाइप की जो है हुकूमत बनाते हैं, इंक्लूसिव हुकूमत बनाते हैं कि इनको लोगों को शामिल करते हैं और उनका जो है एक्चुअल में उनकी क्या यहाँ पे जो है कतनी करने को हम देखेंगे। तो अभी हमने, क्योंकि देखिए हम तो हमेशा जो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में हमने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और इंडिया ने जो है जिस तरीके से आप देख रही है कि 2000 करोड़ से ज्यादा का हमारा इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। उसके अलावा हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो हमारे अफगानिस्तान से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। तो लेकिन ये है कि हम जो है
देखिए मैं बिल्कुल इस बात को कहना चाहूंगा, हमें अभी जो है थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा। उसी के बाद ठीक है, देखिए एकदम से देखिए आपको मालूम है कि तालिबान की बैकिंग तो पाकिस्तान और चाइना कर रहे थे, उसके अलावा रशिया के भी अपने इंटरेस्ट थे, तो उन्होंने एकदम से जो है उनका समर्थन कर दिया। लेकिन हम जो है हम इस तरीके से समर्थन नहीं कर सकते। हमारी अपनी कुछ जो है नीतियां हैं, हमारे अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हम वो सारी चीजें देखेंगे और अगर हमको कुछ लगेगा उसी के हिसाब से जो है हम जो है अपनी नीतियां जो है बनाएंगे, या हम उसी के हिसाब से जो है हम अपने पत्ते खोलेंगे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। हमारा मेन कंसर्न यही है कि जैसे शर्मा जी बोल रहे थे कि अभी अफगानी लोग जो है, हमारा अफगानियों के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक रहा है हमने, और अफगानी भी जो है हमारी जो है इंडिया की लोगों की बहुत इज्जत करते हैं और हमारे बहुत अच्छे उनसे संबंध हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि वहाँ पे अमन रहे, चैन रहे, सुकून रहे, और इंडिया हमेशा तैयार है। कंस्ट्रक्टिव रोल हमने हमेशा प्ले किया है, पूरी दुनिया में प्ले किया है, और हम अफगानिस्तान में भी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अभी जो है हमारे लिए थोड़ा जल्दी होगी। अभी हम वेट एंड वॉच करेंगे और देखेंगे तालिबान का रुख, उसी के हिसाब से फिर जो है हमारी पॉलिसी होगी। बिल्कुल महमूद आलम जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। अनुपम तिवारी जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। चलिए, तालिबान और अफगानिस्तान पर तो हमने आपसे कई सवाल पूछ लिए और आपने बहुत अच्छे से उसका जवाब भी दे दिया, लेकिन अगर आप भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद पनपने का भय है। इस बात से किस तरीके से समझा जाए कि जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद जो पनपने का भय है, कहीं वो सत्य ना हो जाए? हाँ बिल्कुल, बेशक है, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को हम देखें अंशुल, तो 1990 के दशक में जब ये बहुत बढ़ा था, ठीक उसी समय तालिबान का प्रभाव अफगानिस्तान के ऊपर शुरू हुआ था। यानी कि दोनों चीजें कोइंसिडेंस नहीं हो सकती हैं। और हमने कई सारे ऐसे वाकये देखे हैं जबकि तालिबानी लड़ाके या तालिबानी लड़ाकों से प्रभावित लोग जम्मू कश्मीर में उपद्रव मचाते हुए दिखे हैं। ISIS का झंडा भी वहां पर दिखा है और वहां पर अलकायदा के झंडे भी दिखे हैं। इसका मतलब कुछ लोग जम्मू कश्मीर में जरूर इस तरह के हैं जो कि तालिबान से, अलकायदा से, ISIS से प्रभावित हो जाते हैं। तो भारत में, लेकिन तब के भारत में और आज के भारत में अंतर है। इसी तरह कश्मीर भी 90 से लेकर के अब बदल चुका है। लेकिन भारत को इस चीज को समझना पड़ेगा कि जब वापस वहां पर तालिबान सत्ता में आ चुका है तो उससे दो चीजें होंगी। उससे बल मिलेगा उन गुटों को जो कि भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, और वो है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इस तरह के बहुत सारे गुट हैं जो एक बार फिर से एक्टिवेट होंगी। और भारत को सतर्क रहना पड़ेगा कि इन गुटों को वहीं पर रोक दिया जाए, भारत में घुसने ही न दिया जाए। तो भारत को सचेत रखना पड़ेगा और भारत को ये देखना पड़ेगा कि जिस भी तरह हो सके भारत 1990 के दशक का कश्मीर नहीं बनने दे। भारत इंश्योर करे इस चीज को, सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर करे। भारत के पास इस समय ताकत ज्यादा है। भारत 1990 से काफी आगे निकल चुका है, कश्मीर 1990 से बहुत आगे निकल चुका है। तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, सेनाएं वहां पर सतर्क हैं। लेकिन इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तालिबान का वापस अफगानिस्तान में आना कहीं ना कहीं लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ISI, इन सबको ताकत देगा और इनके ताकत के साथ साथ एक्सपीरियंस भी देगा। देखिए, जब सेनाएं लड़ती हैं तो वो दुश्मन की हर एक चाल को पढ़ती हैं, वो दुश्मन की ताकत को भी समझती हैं और दुश्मन की कमजोरी को भी पढ़ने की कोशिश करती हैं। तो भारतीय सेनाएं इस चीज को समझ रही हैं कि चूंकि तालिबान सत्ता में नहीं था, ISIS लगभग खत्म हो चुका था, अलकायदा को अमेरिका ने अफगानिस्तान से बाहर खदेड़ दिया था, तो उस समय जो पिछला 4-5 साल था, उस समय तक कुछ आतंकवादी घटनाओं में कमी आई थी। और जो कमी आई, जो आतंकवादी घटनाएं हो भी रही थी, वो प्योर ISI बैक, यानी कि पाकिस्तानी सेना की बैक की हुई थी। लेकिन पाकिस्तान तो बैक करता रहेगा, उसके साथ कुछ कुछ नए प्लेयर्स जुड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आप निश्चिंत रहें, भारतीय सेनाएं सतर्क है और वो अपने सीमा की जो रखवाली है वो उसी सतर्कता के साथ कर रही है जैसा सदियों से करती आई है। कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। और इस बार कश्मीर में आपको ज्यादा खून खराबा भी देखने को नहीं मिलेगा। जो आतंकी घटनाएं निसंदेह होंगी, कुछ ना कुछ युवा भ्रमित होंगे, कुछ बॉर्डर पार से आएंगे, लेकिन उनको सही जगह, सही ठिकाने पर भेजने के लिए हमारी सेना काबिल है और वो करती रही है और आगे भी करती रहेगी।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। एक अंतिम सवाल और आपसे, क्योंकि समय कम है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये सवाल आपसे पूछना चाहिए। संक्षिप्त में इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे खुखार आतंकवादी संगठनों का जिक्र इसमें किया है। वाकई में इससे भारत को कहीं ना कहीं डर तो है, भय है इस चीज का कि इससे कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो काफी बढ़ जाएंगी। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान के पीछे जो फंड जो जुगाड़ने की बात की जाती है वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे खुखार आतंकवादी संगठन उसे प्रोवाइड कराते थे, तो क्या जब जिस तरीके से यहाँ पर कब्जा कर लिया गया है तो इन संगठनों में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है, ऐसा मान लिया जाए? देखिए, आपने भय गलत शब्द का यूज किया अंशुल। भय नहीं है भारत को, भारत सतर्क है। और जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों में बल मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए बेसिकली ये सारे संगठन क्या हैं, ये केवल एक आवरण है, एक पर्दा है जो कि लगा रखा है। ये बेसिकली आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ही है जी। ये हमको समझना पड़ेगा। उनको आप लश्कर-ए-तैयबा नाम दे दीजिए, जैश ए मोहम्मद नाम दे दीजिए, या तहरीक-ए-तालिबान नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, जो ये सब लोग आईएसआई द्वारा बैक्ड हैं। आईएसआई से के ही नए नए रूप में ये आते रहते हैं। भारत को परेशान करना इनका मतलब कि जुनून कह लीजिए या इनका शौक कह लीजिए, भारत को परेशान करना इनका शौक है। और उसमें नए नए प्लेयर्स जुड़ते जा रहे हैं। तालिबान का सत्ता में आ जाना इनको निसंदेह मोराल इनका बढ़ाएगा। इनको लगेगा कि जब तालिबान एक बार फिर से अब, और एक चीज और देखिए, आतंकवादी मानसिकता कैसे बढ़ती है। इनको ये सिखाया जाएगा जैश ए मोहम्मद के लड़ाकों को कि देखिए अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने अमेरिका को परास्त कर दिया, और ऐसे इस तरह से मोटिवेट किया जाएगा कि जब हम अमेरिका को परास्त कर सकते हैं तो भारत को परास्त कर सकते हैं। इस तरह से आतंकवादी बनाए जाएंगे और आतंकवादी भारत में घुसाए जाएंगे। लेकिन फिर मैंने कहा, आप निश्चिंत रहिए, भारत की सेना के जब तक हाथ खुले हुए हैं, इनके मंसूबे पे पानी फिरता रहेगा। ये जहन्नम में जाते रहेंगे और भारत को इनसे कोई खतरा नहीं है, भारत को भय नहीं है। भारत सतर्क है और सतर्क रहना अच्छी चीज होती है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही, और जिस तरीके से आज की ये चर्चा रही बहुत ही अच्छी रही। सारे सवालों के जवाब आपने बहुत सटीक दिए हैं। बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इससे पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो आज हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को लेकर। रूस, चीन और पाकिस्तान ने अपनी नीति तो साफ कर दी है। तीनों देशों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तालिबान शासन को जायज ठहरा दिया है, लेकिन भारत अभी भी इस पूरे मामले में मौन है। और वो क्यों मौन है और भारत को आगे किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए, ये हमने जान लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।